वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी, अर्थात शिक्षण के उद्देश्य। ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्य दिए हैं वो शिक्षण उद्देश्यों से तात्पर्य विद्यार्थी में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों से है, जो शिक्षण क्रियाओं के संपूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जो ये शिक्षण के उद्देश्य हैं वो ब्लूम ने 1956 में दिए, और उन्होंने जो ये शिक्षण के उद्देश्य दिए हैं वो इतने महत्वपूर्ण थे कि हर जगह उनका बहुत ही मानकीय रूप मिला। जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो बालक के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। बालक के व्यक्तित्व के विकास में वो ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करते हैं, भावात्मक पक्ष का विकास करते हैं और क्रियात्मक पक्ष का विकास करते हैं। जो ज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव डोमेन, उसके अंतर्गत बच्चों को ज्ञान होता है। जो भावात्मक पक्ष होता है, कॉग्निटिव डोमेन, उसके अंतर्गत बच्चों का भावनाओं, संवेगों, इनके बारे में उनको जानकारी होती है। इन्हीं तीनों पक्षों के आधार पर उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य, मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ साइको मोटर डोमेन। जो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं उसके अंदर छात्र प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान की क्षमता उत्पन्न होती है उनमें। जो भावात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत उनका रुचि, जिज्ञासा आदि ये उत्पन्न होती है। और जो क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं उससे बालकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है और वो आगे की ओर बढ़ते हैं। जो ब्लूम हैं उन्होंने ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्यों के 6 भाग बताए हैं, जो कि उन्होंने 1956 में दिया था। उन्होंने सरल से कठिन की ओर अपने उद्देश्य दिए थे, जिसमें नंबर 1 पे है ज्ञान, मीन्स नॉलेज। दूसरे नंबर पर है कंप्रेंशन, मतलब अवबोध। तीसरा है अनुप्रयोग, मीन्स एप्लीकेशन। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। पांचवा है संश्लेषण, सिंथेसिस। और छठा है इवैल्यूएशन, मीन्स मूल्यांकन। ये ब्लूम ने छात्रों के स्तर पर दिए थे। अब ज्ञान क्या है, जो नंबर 1 पे हम स्टार्टिंग से प्रारंभ करते हैं, ज्ञान के बारे में है। तो ज्ञान के अंतर्गत छात्रों को विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी कोरोना की बीमारी है तो वो मूल रूप से वुहान शहर से आई है, तो एक विशिष्ट तथ्य का मालूम चला है कि ये कहाँ से आई है। इसके अलावा जैसे कि रामायण का लेखक वाल्मीकि हैं, तो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। दूसरा है संकेतों का ज्ञान, अर्थात संकेतों के माध्यम से छात्रों को ज्ञान होता है। तीसरा है विधियों का ज्ञान, मतलब छात्रों में विधियों का पता चलता है, जैसे कि गृह विज्ञान के अंतर्गत गाजर का हलवा बनाने की विधि बताना। इसके अलावा बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, उसमें पाठ्य योजना बनाना, तो वो किस तरीके से बनाना, इस तरीके से बताना। चौथा है श्रेणी एवं वर्गीकरण का ज्ञान करना, जैसे सजीव, निर्जीव आदि। और जैसे आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रमों का वर्गीकरण करके उनके नामों द्वारा ज्ञान प्रदान करना। पांचवा है नियमों का ज्ञान, जिसमें जैसे कोई भी नियम है, जैसे गति का नियम है या अन्य कई नियमों का ज्ञान दिया जाता है। छठा है सिद्धांतों का ज्ञान, जैसे कि न्यूटन का सिद्धांत है, उसके ज्ञान के बारे में प्रदान करना। सातवां है कसौटी और मापदंड का ज्ञान, जैसे कि ये पुस्तक किस कसौटी पर खरी उतर रही है, उस आधार पर इसका ज्ञान प्रदान करना। मापदंड का ज्ञान इस आधार पर कि कोई भी हम वस्तु बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि यह किस तरीके से अच्छी है और किस तरीके से अच्छी नहीं। इसके अंतर्गत क्या, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या नहीं है, उस आधार पर ही हम वो चीज़
खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो उसमें सबसे पहले बच्चे को उस चीज़ के बारे में ज्ञान होता है, अर्थात उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के पश्चात ही वह आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान जो शिक्षण का उद्देश्य है उसकी प्रथम सीढ़ी माना जाता है। जब तक छात्र किसी भी विषय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते या उसको जान नहीं लेते, ज्ञान के पश्चात होता है बोध, अर्थात छात्रों को जब किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो उसको जानने लग जाते हैं, तो उससे संबंधित उसको अन्य जानकारियाँ भी हो जाती है। बोध के अंतर्गत नंबर 1 पे है जैसे सूचना और जानकारी का अनुवाद करना, अर्थात छात्रों को इतना बोध हो जाता है कि जैसे अंग्रेजी की कोई कविता है उसका वो हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, संस्कृत का कोई लेख है उसका वो हिंदी में अपनी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा है सूचनाओं की व्याख्या करना, अर्थात छात्रों को जैसे कोई पद्यांश दिया जाता है उस पद्यांश की व्याख्या करना आदि आ जाता है। इसके अलावा कोई एक ऐसा शॉर्ट टॉपिक दे दिया जाता है और उसके बारे में उनको वो उसके बारे में अधिक से अधिक बताने की कोशिश करने लग जाते हैं। तीसरा है अंतर करना, अर्थात विद्यार्थी सजीव निर्जीव में, ग्रामीण और शहरी लोगों में अंतर करने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। चौथा है तुलना करना, जो आपस में वो एक दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं, अर्थात भारत कितना अच्छा देश है, पाकिस्तान कितना अच्छा देश है, या हमारा शहर कितना अच्छा है और हमारा गांव कैसा है, इस आधार पर वो तुलना करने लग जाता है। तुलना के साथ साथ वह वर्गीकरण करना भी सीखता है। छठा है वो निष्कर्ष निकालता है। सातवां है कि वो भविष्यवाणी करने लग जाता है और उदाहरण भी देने लग जाता है। जो तीसरा है वो है अनुप्रयोग, अर्थात इसको ज्ञानोपयोग भी कहते हैं। इसमें ज्ञान का नवीन परिस्थिति में उपयोग करना विद्यार्थी सीखता है। इसके अंतर्गत बालक 3 क्रियाएं करता है। पहला है अर्थात उसमें ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो इसमें 3 क्रियाओं में पहली क्रिया है कि वह नई परिस्थिति का निरीक्षण करना जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे प्रारंभ में विद्यालय या कॉलेज में आते हैं तो वो उस नई परिस्थितियों का निरीक्षण करके अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करने लग जाता है। दूसरा है वह संबंधित ज्ञान का स्मरण करना, अर्थात उसको जो पूर्व ज्ञान है उसका वो इसके अंतर्गत प्रयोग करता है और उस आधार पर वह नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करता है। तीसरा है स्मरण किए गए ज्ञान का प्रयोग करके नई परिस्थिति में समस्या समाधान करना, अर्थात फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दे दूँ कि बच्चे जो उनको अब से पहले बताया गया है कि उनकी संस्कृति के बारे में, इनके बारे में, तो वह उन चीज़ों को सोच समझकर ही आगे जो भी कोई सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित कोई समस्याएं आती है तो वो उन समस्याओं का अपने पूर्व ज्ञान से संबंध करके और फिर समाधान करने की कोशिश करता है। जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि हैं, तो वह उसको पहले ही बताया गया है कि ये प्रथाएं समाप्त हो गई हैं, तो वो वर्तमान समय में भी यदि कोई इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो वह उनका निवारण करने की कोशिश करता है। तो जो ज्ञानोपयोग है या अनुप्रयोग है उसके द्वारा बच्चा नवीन परिस्थितियों में समायोजित करने की कोशिश करता है, अर्थात इसके अंतर्गत उसका ज्ञान का और भी अधिक विकास होता है। और वह जो उसके सामने जो भी कोई नई विषय वस्तु आती है या नया कोई प्रयोग आता है तो उस प्रयोग को वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसको और भी अधिक अच्छा बनाने की कोशिश करता है। जो ये ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसमें ज्ञानोपयोग का यही महत्व है कि बच्चे को जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है
और वह उससे संबंधित प्रयोग करने की कोशिश करता है, तो वो ज़रूर ही है कि उससे संबंधित वो विश्लेषण करने की क्षमता भी उसमें उत्पन्न हो जाती है। विश्लेषण से संबंधित क्षमता उत्पन्न होने में 3 क्रियाएं निहित होती है कि वह तत्वों का विश्लेषण करना सीख जाता है, अर्थात वह जो भी उसके सामने प्रत्यक्ष में मौजूद कोई भी समस्या है तो उससे संबंधित वह अनेकों समस्याओं से संबंधित साधन एकत्रित, उनका निवारण करने के लिए साधन एकत्रित करता है और उन तत्वों का वो विश्लेषण करना समझ जाता है। दूसरा है वो संबंधों का विश्लेषण करना समझ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इसका उदाहरण मैं इस तरीके से दे दूं कि हिंदी में ही हम देख लेते हैं कि सीता आम खा रही है, तो वह उसको उनका विश्लेषण करना समझ जाता है कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है, और इस आधार पर ही वह उन संबंधों में विश्लेषण करता है कि कर्ता है उसका क्रिया से क्या संबंध है और क्रिया का कर्म से क्या संबंध है। इस आधार पर वह अपने विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है। तीसरा है संगठनात्मक सिद्धांतों का विश्लेषण करना, अर्थात जो इसके अंतर्गत है, बच्चा पूर्ण रूप से कोई भी संश्लेषित चीज़ दी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाक्यों का निर्माण करना दिया जाता है, तो बच्चा उससे एक पैराग्राफ भी बनाने की कोशिश करता है, या वो उसके अंतर्गत अनेकों चीज़ों को विश्लेषित करते हुए उसका शॉर्ट रूप करता है। संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस, इसके अंतर्गत, इस शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत नवीन वस्तु, नवीन विचार एवं नवीन योजना का निर्माण करने की क्षमता छात्रों में उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी समस्या पर अपनी मौलिक विचार प्रस्तुत करता है। अर्थात विद्यार्थी को एक विषय दे दिया जाता है और उस विषय पर छात्रों में बोलने की क्षमता का विकास होता है, अर्थात अपनी जो भाव हैं या अपना जो भी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे संबंधित वह कुछ बताने की कोशिश करता है। दूसरा है कि किसी समस्या के समाधान हेतु नई परिकल्पना विद्यार्थी बनाने की कोशिश करता है। जो छठी और लास्ट है मूल्यांकन, इसके अंतर्गत विद्यार्थी में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी विषय के उचित और अनुचित के बारे में निर्णय देना रहता है, अर्थात छात्र उचित अनुचित का ज्ञान छात्रों में हो जाता है। दूसरा है किसी समस्या के समाधान हेतु पक्ष विपक्ष में वह तर्क देने लग जाता है। एवं तीसरा है किसी कार्यक्रम या वह पुस्तक की समीक्षा करना सीख जाता है। जो मूल्यांकन है वो शिक्षण के उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थी अपने अच्छा बुरा या उसके लिए आगे क्या अच्छा होने, इसके द्वारा क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा, अर्थात वह स्वयं का निर्णय स्वयं लेने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है, और वह जो भी कोई उसके सामने समस्या दी जाती है उसका समाधान करने की कोशिश करता है। अब जो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, इनमें 6 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिसमें प्रथम सीढ़ी ज्ञान को मानी गई है और अंतिम सीढ़ी मूल्यांकन को मानी गई है। ज्ञान जब बोध में परिवर्तन होता है, बोध के द्वारा अनुप्रयोग या प्रयोग करने की क्षमता बच्चे में उत्पन्न होती है, फिर प्रयोगों के माध्यम से वो विश्लेषण और संश्लेषण करता है, तब जाकर ही वो लास्ट स्तर पर मूल्यांकन की ओर अग्रसर होता है और उसको यह मालूम उचित और अनुचित का पूर्ण रूप से मालूम चलता है, और इस आधार पर ही वह अपनी समस्याओं का समाधान करता है।
हाँ तो छात्रों, ये आज आपको मैंने ब्लूम द्वारा जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण करते हुए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भावात्मक एवं क्रियात्मक जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उसके बारे में बताने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगी। सो थैंक यू।